हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। कैसे हो भाई सभी लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? क्लासेस वगैरह समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिससे कि सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। करंट अफेयर्स से लेकर जितनी सब्जेक्टिव वीडियो है सारी वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहेंगी, इसलिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें जिसका से नोटिफिकेशन आपको आता रहे। देखो, लास्ट क्लासेस में मैंने आपके लिए जो टॉपिक पढ़ाया था वो टॉपिक तो सेल स्ट्रक्चर का ही था, लेकिन लास्ट में मैं आपको जो टॉपिक डिस्कस किया था वो न्यूक्लियस वाला टॉपिक डिस्कस किया था, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। और इसमें हम डिस्कस करते करते बात आ गई थी क्रोमोसोम्स पर, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए सारी चीजों को आज क्लियर करेंगे। देखो, एक बार मैं थ्योरली बताई देता हूं क्रोमोसोम्स के बारे में मैंने क्या बताया था। क्रोमोसोम्स जो होते हैं एक्चुअल में ये आनुवंशिक प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए होते हैं, और जो आनुवंशिक प्रक्रियाएं होती हैं वो क्रोमोसोम्स में किसके द्वारा होती हैं, तो उसको बोलते हैं हम क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं इसमें? क्रोमेटिन के द्वारा ये आनुवंशिक प्रक्रियाएं संचालित होती हैं। एक्चुअल में वो जीन होते हैं इसके ऊपर लगे हुए छोटे छोटे से, तो क्रोमेटिन ही उत्तरदायी होता है क्रोमोसोम में आनुवंशिक प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए। क्रोमोसोम जो होता है एक जेली के समान होता है और उस जेली को मैट्रिक्स बोलते हैं। मैंने उस दिन भी बताया था कुछ इस प्रकार की जेली होती है, उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। जब ये दो जेली आपस में मिल जाती हैं इस तरीके से, तो ये दोनों जेली के मिलने से जिसका निर्माण होगा, देखो एक मैट्रिक्स, जब एक जेली इस तरीके की होती है इसे क्या बोलते हैं हम? मैट्रिक्स। और जब दो मैट्रिक्स आपस में मिलेंगी तो ये दोनों मैट्रिक्स मिलकर किसका निर्माण करेंगी? क्रोमोनेमेटा का। किसका? क्रोमोनेमेटा का निर्माण करती हैं। ये जो क्रोमोनेमेटा होता है इसको हम एक्चुअल में क्रोमेटेड भी बोल सकते हैं। क्रोमोनेमेटा जो होता है ये क्रोमेटेड भी बोल सकते हैं, और ये होता है आपका अर्धसूत्र। जैसे गुणसूत्र होता है पूरा, अर्धसूत्र इसका आधा। मतलब ये इस तरीके की कुछ संरचना होती है, इस तरीके की, आधा ये और आधा ये। जब दो क्रोमेटेड मिल जाते हैं तो ये दोनों ही क्रोमेटेड मिलकर किसका निर्माण करते हैं? क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। तो एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि बताइए क्रोमोसोम किन दो चीजों से मिलकर बना होता है या किन दो से मिलकर बना होता है? तो दो क्रोमेटेड से ही मिलकर बना हुआ होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक, तो एक बात ये याद रखना। एक बात इसमें आपको मैंने ये बताई थी कि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट होता है वो डीएनए होता है, और डीएनए के ऊपर छोटे छोटे से जीन टाइप के कुछ पॉइंट से होते हैं, और ये जीन ही होते हैं जो आगे की प्रक्रियाएं संचालित करते हैं। मतलब माँ बाप का जो जीन होता है, जो जेनेटिक्स होता है फंक्शन, वो आगे उसमें ट्रांसफर होता है। जैसे मैंने बताया था कि माता पिता के जो फंक्शंस हैं, जो जीन वाले फंक्शन हैं, वो बेटे में या बेटी में ट्रांसफर हो जाएंगी। उसकी नाक, मुंह या उसके जो भी कैरेक्टर्स हैं वो माता पिता की तरह दिखाई देंगे। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि गुणसूत्र किसमें कितने कितने होते हैं। मैंने उस दिन आपको एक फिगर भी बना के समझाया था कि मेल में जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं, जबकि मेल में एक्स वाई, फीमेल में एक्स एक्स होते हैं। सारी चीजें मैंने उस दिन बता दी थी। आज एक छोटी सी चीज देखो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि किसमें कौन कितने कितने गुणसूत्र होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत ज्यादा आता है पेपर में। और ये वो सारे हैं जहां पर लिखे हुए कि जो पेपर में आने वाले हैं। मैं गारंटी से कह रहा हूं, इस बात को मान के चलना, अगर एनटीपीसी में कोई भी क्वेश्चन क्रोमोसोम से आया तो वो इससे बाहर नहीं आएगा। यहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा एनटीपीसी में, तो इसको याद कर लेना। अब मैं एक एक करके बोलूंगा, आप लोग नोट कर लेना। वैसे तो दिख रहा होगा सबको। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ मैंगो, आम। आम के अंदर जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो 40 होती है। कितनी होती है? 40। आम में कितने होते हैं? 40। हाथी में कितने होते हैं? 56। एलिफेंट में कितने होते हैं? 56 होते हैं। कैट, बिल्ली में कितने होते हैं? 38। बिल्ली में कितने होते हैं? 38। मच्छर का कई बार पेपर में आ चुका है, ध्यान रखना। मच्छर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। घरेलू मक्खी में कितनी होती है? 12 होती है। गाय में कितनी होती है? 60 होती है। मक्का में कितनी होती है? 20। मक्का, मेज जिसको बोलते हैं, मक्का में 20 होती है, 20। मनुष्य की आपको जानते हैं 46 होती है। 23 जोड़े, जैसे मैंने आपको बताया था, मेल हो या फीमेल हो दोनों में बराबर होती है। चिंपैंजी में कितनी होती है? 48। और इसको नोट पॉइंट करके ये भी लिख देना दोस्तों कि मनुष्य का सबसे नियरेस्ट क्रोमोसोम्स वाला जो प्राणी है वो कौन सा है? चिंपैंजी है। ये कई बार पेपर में आ चुका है कि बताइए मनुष्य के सबसे नियरेस्ट क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो चिंपैंजी में पाए जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। घोड़े में कितने होते हैं? 64 होते हैं। प्याज काफी इंपॉर्टेंट है, प्याज में 10 होते हैं। कबूतर 80 होते हैं। मेंढक में 26 होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेंढक
26 होते हैं, गाजर में 18 होते हैं, भालू में 74, गेहूं में 42, खरगोश में 44, टाइगर में 38, कुत्ता में डॉग 39 और बंदर में 21 होते हैं। तो बंदर भी यहां पर याद रखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि बंदर में कितने होते हैं 21 होते हैं। ठीक है, तो एक बात ये याद रखना, तो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। और देखोगे सबसे ज्यादा इसमें जितने भी लिख रहे हैं आगे भी है, सबसे ज्यादा जो आपका बुद्धिमान प्राणी माना जाता है वो कौन माना जाता है? सब प्राणियों में वो मनुष्य के बाद दूसरा बुद्धिमान प्राणी माना जाता है डॉल्फिन को। किसको माना जाता है? डॉल्फिन को। जबकि मनुष्य के सबसे नियरेस्ट क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? चिंपैंजी में। तो एक बार ये सबको आप याद कर लोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, लिख लोगे और नोट करके इनको रट्टा मार लोगे, क्योंकि पेपर में यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये था आपका केंद्रक वाला पार्ट जो मैंने कंप्लीट पहले ही कर दिया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसमें इसी फेवर में आगे एक करके चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। देखो यहां पर जो आपको दिख रहा है ये वाला पॉइंट, यहां पर भी बना हुआ है, यहां पर भी बना हुआ है। इस तरीके की देखो ये एक तरीके से इलिप्टिकल शेप है, जिसको आप स्फेरिकल शेप भी बोल सकते हो यहां पर। और ये प्लास्टिड जो है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम हिंदी में लबक। क्या बोलते हैं? लबक। अब ये जो लबक होते हैं इनके टाइप्स कितने हैं? पेपर में काफी बार क्वेश्चंस आ जाता है यहां से कि बताइए कि लबक कितने प्रकार के होते हैं। तो लबक होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? लबक 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इसमें हरित लबक, एक होता है अवर्णी लबक और एक होता है वर्णी लबक। ठीक है, तो इनके नाम में यहां पर लिख देता हूं। हरित लबक, हरित लबक, इसको बोलते हैं क्लोरोफिल लबक। एक होता है इसमें अवर्णी, अवर्णी लबक ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, और एक होता है वर्णी लबक क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो इनके नाम आपको जरूर याद रखने हैं, हरित लबक, अवर्णी लबक और वर्णी लबक। अब देखो लबक 3 प्रकार के होते हैं। अब इन तीनों का काम क्या होता है? जैसे हरित लबक को बोलते हैं हम क्या? क्लोरोफिल। ठीक है, क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसको आप लिखोगे यहां पर। ठीक है, देखो एक क्लोरोफिल के जो होता है इसके अंदर एक पदार्थ क्लोरोफिल, इसका जो काम होता है क्लोरोफिल का, वो होता है पत्तियों को हरा रखना। किसी भी पेड़ की अगर पत्तियां हरी हैं, किसी भी पेड़ की अगर पत्तियां हरी हैं, तो उसका मेन कारण ही क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती हैं। ठीक है, हरित लबक में जो रासायनिक प्रक्रिया होती है क्लोरोफिल, इसी के कारण पत्तियां हरी होती हैं, क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, जिसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, जिसके माध्यम से ये अपना खाना बनाता है। ठीक है, पेड़ पौधे में जो पत्तियां होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा वो हरी होती हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा वो अपना खाना बनाती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी दोस्त नोट कर लेना इसमें कि हरित लबक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित लबक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। सभी दोस्त इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लो, पेपर में क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद देखोगे इसको बोलते हैं हम अवर्णी। अवर्णी का मतलब होता है ल्यूकोप्लास्ट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अवर्णी को ल्यूकोप्लास्ट। ये जो अवर्णी लबक है दोस्तों, इसका काम क्या होता है? अवर्णी लबक का काम होता है पौधों के अंदर वो पार्ट जिनमें कलर नहीं होता है। अवर्णी लबक एक्चुअल में ये रंगहीन लबक होता है। क्या होता है? कलरलेस। ये जो होता है अवर्णी लबक, ये कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। ये पौधे के ऐसे पार्ट में होता है जिसमें कोई रंग नहीं होता। तो इसकी एग्जांपल आपसे पेपर में पूछे तो आप इसका एग्जांपल क्या दोगे? एक तो दोगे इसमें जड़, रूट जिसको बोलते हैं, दूसरा दोगे तना। जड़ और तना ये दो ऐसी और भी हो सकते हैं पेड़ के पार्ट, लेकिन जड़ और तना को आप याद रखोगे। ये पार्ट पेड़ के दो ऐसे पार्ट हैं, ट्री के दो ऐसे पार्ट हैं, पौधे के दो ऐसे पार्ट हैं जो रंगहीन होते हैं। इनमें कलर नहीं होता है और वो कलर ना होने का कारण क्या होता है? अवर्णी लबक। अवर्णी लबक की वजह से ये रंगहीन होते हैं, क्योंकि इन पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण क्या है इसमें, सूर्य का प्रकाश इनके अंदर नहीं पहुंचता है, और जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो वहां से कलर यहाँ पेड़ के अंदर मिलना मुश्किल होता है।
इसी तरीके से देखोगे ये वर्णी लवक की अगर बात करें दोस्तों, क्रोमोप्लास्ट इसको बोलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है वर्णी लवक। और वर्णी लवक जो होता है पौधों में रंग देने के लिए होता है। अगर पौधों के जो पार्ट रंगीन है, कलरफुल है, तो वो कलरफुल किसकी वजह से है दोस्तों, ये वर्णी लवक की वजह से कलरफुल होते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है पौधों को रंग देना। ठीक है, जैसे पौधों में फ्रूट वाला पार्ट हो गया, इसको रंग देना। जैसे टमाटर लाल किस रासायनिक क्रिया के कारण होता है, जैसे गाजर लाल किसके कारण होती है, तो उसमें कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है। तो उस वर्णी लवक की मैंने एक पूरी लिस्ट यहाँ पर लिखी हुई है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें भी मैं गारंटी दे रहा हूं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद करना है और इसके अलावा आपसे कुछ पूछेगा भी नहीं पेपर वाला। इस लिस्ट को भी आप याद कर लोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल लिखा है पहले टमाटर। टमाटर में जो वर्णी लवक होता है वो जिसके कारण टमाटर लाल होता है उसका नाम क्या है, लाइकोपिन। तो लाइकोपिन के कारण टमाटर क्या होता है, लाल होता है। इसमें कौन सा रसायन पाया जाता है, लाइकोपिन, जिसके कारण टमाटर लाल होता है। इसी तरीके से गाजर देखोगे, नारंगी। देखो गाजर का आपने दो कलर देखे, एक तो नारंगी गाजर और एक लाल गाजर। ठीक है, नारंगी गाजर और एक लाल सब्जी वाली नारंगी, वैसे हम खाते हैं जिसको सैलेड वगैरह में, तो वो होती है। तो गाजर जो नारंगी होती है ये कैरोटीन के कारण होती है। किसके कारण, कैरोटीन। लिखने में मैं बोल रहा हूं साथ के साथ। जबकि जो गाजर लाल होती है ये एंथोसाइनिन के कारण होती है। किसके कारण, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के कारण गाजर लाल होती है, जबकि कैरोटीन के कारण गाजर नारंगी होती है। इसी तरह से सेब की अगर बात करोगे, एप्पल भी जो लाल होता है वो एंथोसाइनिन के कारण ही लाल होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है सेब लाल किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण सेब लाल होता है। वैसे करेले की बात करोगे तो करेला कड़वा होता है, और करेला किसके कारण कड़वा होता है दोस्तों, मेमोर्डिकोसाइट। मेमोर्डिकोसाइट, ठीक है, मेमोर्डिकोसाइट के कारण करेला क्या होता है, कड़वा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। जबकि मिर्च जो लाल होती है ये किसके कारण होती है, कैप्सेथिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा, सभी इंपॉर्टेंट हैं लेकिन मैं बता दे रहा हूं और ज्यादा इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट। मिर्च जो लाल होती है वो किसके कारण होती है, कैप्सेथिन के कारण मिर्च लाल होती है। ऐसे ही मिर्च में तीखापन भी होता है। भाई आपको मिर्ची लगती है ना जीभ पर, आप बताओगे कमेंट में कि जीभ के कौन से पार्ट पर मिर्ची लगती है। भाई देखो ना, जीभ के अलग अलग टेस्ट होते हैं ना, नमकीन पार्ट होता है, स्वीट वाला पार्ट होता है, वैसे ही देखोगे तीखेपन वाला पार्ट होता है, कड़वे वाला पार्ट होता है, होता नहीं होता। तो देखो मैं बता देता हूं आपके लिए, जीभ का जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है वो होता है मीठा, जो हम मीठे का टेस्ट लेते हैं। और जीभ का सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है ये होता है कड़वा। ठीक है, और जीभ का बीच वाला जो पार्ट होता है, जो सबसे बड़ा पार्ट है जीभ का बीच वाला, याद रखना, ये होता है नमकीन। इसलिए हम सबसे ज्यादा नमकीन चीजों को पसंद करते हैं। जबकि आपका जीभ का साइड वाला जो पार्ट होता है ये कैसा होता है, आपका तीखा होता है, मिर्च वाला पार्ट होता है। तो खट्टा भी इसको हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप मिर्च लाल जो होती है कैप्सेथिन के कारण लाल होती है, जबकि मिर्च का जो तीखापन है वो कैप्सेथिन के ही कारण यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, इसमें देखो खीरा जो कड़वा होता है वो कुकर ब्रिटेसिन के कारण होता है। खीरा किसके कारण होता है, कुकर ब्रिटेसिन के कारण होता है। जबकि दूध जो सफेद होता है दोस्तों वो केसिन के कारण होता है। भाई ये आप सभी जानते हो, इनको सबको नोट करते चले जाओ कि दूध किसके कारण होता है, केसिन के कारण सफेद होता है। जबकि इसमें आगे जो लिखा हुआ है दोस्तों, पपीता पीला किसके कारण होता है, कैरिक जेंथिन के कारण पपीता कैसा होता है, पीला होता है। किसके कारण, कैरिक जेंथिन के कारण पपीता पीला होता है। ठीक है, तो एक बार ये बात याद रखोगे, पपीता पीला कैरिक जेंथिन के कारण होता है। आलू हरा किसके कारण होता है, सोलेनिन के कारण। किसके कारण, सोलेनिन के कारण आलू कैसा होता है दोस्तों, हरा होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। मूली तीखी किसके कारण होती है, वो होती है आइसोसाइनेट। ये तो आपने पढ़ाई है अच्छे से, आइसोसाइनेट के कारण मूली तीखी होती है। ठीक है, जबकि हल्दी पीली किसके कारण होती है, कुरकुमिन। किसके कारण, कुरकुमिन के कारण हल्दी पीली होती है। जबकि आंवला जो कसेला होता है वो किसके कारण होता है, टेनिन के कारण होता है। देखो टेनिन से मुझे एक चीज और आई कि चाय में भी जो कड़वाहट होती है ना वो भी किसके कारण होती है, टेनिन के कारण ही होती है। जब चाय को हम ज्यादा उबाल लेते हैं ना बहुत ज्यादा देर तक, तो उसमें कड़वापन आना शुरू हो जाएगा और उसके अंदर क्या बनने लगेगा, टेनिन बनना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ आपके रसायन हैं जो किसमें है, आपका लवक वाले पार्ट में आपके
पाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट आज का पार्ट है और इससे पेपर में तो क्वेश्चन आता ही है और आपको ये भी इसमें बड़ी दिक्कत रहती है कि क्या याद करना है इसमें, क्या नहीं याद करना, क्योंकि काफी मैटर होता है। तो मेरे ख्याल से आज ये वाली प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो जाएगी कि हमें इतनी चीजों को तो पढ़ना है। तो इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट करो आप लोग। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको मैं रफ कर दूं दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें जो कुछ पार्ट रहे हैं थोड़े से, उनको और आज हम फिनिश कर लेते हैं, जिससे कि क्लास को हम आगे कंटिन्यू और कर सकें। देखो इसमें थोड़े थोड़े से जो पार्ट हैं उनको मैं जल्दी जल्दी से खत्म करके शॉर्ट एक वीडियो कर देता हूं इसमें, जिससे कि आपका सेल स्ट्रक्चर का आज पार्ट पूरा खत्म हो जाए। तो मेरे ख्याल से यहां तक तो आपको बहुत अच्छे से बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलो एक एक करके सारी चीजों को हम इसमें फिनिश कर लेते हैं। चलो तो देखोगे इसमें, इसके बाद हम एक एक करके चीजें जो बची हुई हैं, बिल्कुल इसमें जो बची हुई हैं, एक तो बचा हुआ है आपका राजधानी, एक बचा हुआ है आपका लाइसोसोम। क्या बता हुआ है? लाइसोसोम। ठीक है, एक बचा हुआ है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। यही तो कुछ पार्ट बचे हुए हैं और एक गोल्जी का बचा हुआ है। तो एक एक करके सारे पार्ट को हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखो इसमें हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो आपका शुरुआत कर रहे हैं इसमें गोल्जी कॉय से। वैसे हमने प्लास्टिड वाला भी एक पार्ट इसमें पढ़ा है, लवक वाला इसमें पढ़ा है, गोल्जी बॉडी। तो सबसे पहले इसकी बात अगर गोल्जी बॉडी की जाए तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। किसने? कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें ये होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर कि ये जो होती हैं ये एक पुट्टिकाएं होती हैं जो समानांतर लगी होती हैं। कैसी लगी होती है? समानांतर लगी होती है, पैरेलल लगी होती है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये कुछ इस तरीके की पुट्टिकाएं हैं कि जो समानांतर लगी हुई होती है, जैसे आप देख पा रहे हो। इन पुट्टिकाओं के अंदर ये जो बनी हुई है शेप, इनको पुट्टिकाएं बोलते हैं। इन पुट्टिकाओं के अंदर इनकी जो थैली दिख रही है, थैली टाइप की पुट्टिकाएं हैं, इनके अंदर क्या भरा हुआ होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भरा हुआ होता है। कौन सा? ये देखो, ये जो है ना, ये वाला पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला जो पार्ट है, ये किसके अंदर भरा हुआ होता है? गोल्जी कॉय के अंदर भरा हुआ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इनके अंदर भरा हुआ है, इसी भरे हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ये यहां से क्या करती हैं? ट्रांसफर करती हैं, मतलब सेल के अंदर पहुंचाती हैं। एक जगह से दूसरी जगह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो इनकी थैलियों में भरा हुआ है वो क्या करती हैं? ट्रांसफर करती हैं, एक से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। इसीलिए दोस्तों गोल्जी कॉय को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो, गोल्जी कॉय को क्या कहा जाता है? यातायात प्रबंधक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यातायात प्रबंधक कहा जाता है। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? और इसको ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट हो गई बात, और ये समझ में भी आ गई क्यों होता है। इसको गोल्जी कॉय को यातायात प्रबंधक और ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। पेपर में यही आता है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि वो क्यों बोलते हैं उसको। तो ये वाली बात आपको खत्म हो गई। तो मेरे ख्याल से ये वाली बात समझ में आ गई। इसकी आगे बढ़ना है, इसमें थोड़ी सी बात और कर ले। इसी तरीके से देखो एक छोटी छोटी सी बात है, ये लिखा हुआ है आपका राइबोसोम। क्या लिखा हुआ है? राइबोसोम ये लिखा हुआ है। अब देखोगे यहां पर जो राइबोसोम है दोस्तों, इसको एक्चुअल में बोलते क्या है? देखो, इसको बोला जाता है प्रोटीन की थैली बोला जाता है, इसको प्रोटीन संश्लेषित करने वाला पदार्थ इसको बोला जाता है। तो काफी सारे नाम यहाँ पर राइबोसोम को मिलेंगे। तो राइबोसोम के बारे में यहाँ पर सबसे पहले हमें जो जानने वाली बात है वो है कि राइबोसोम की जो खोज की थी वो किसने की थी। ठीक है, यहां पर देखो मैं हेडिंग डाल देता हूं, रुक जाओ। राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम की जो खोज की थी वो की थी रॉबिन्स। ये दो वैज्ञानिक के नाम लिखोगे यहां पर, रॉबिन्स और ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबिन्स और ब्राउन ने। लेकिन रॉबिन्स और ब्राउन ने जो राइबोसोम की खोज की थी वो किसमें की थी दोस्तों? पादप कोशिका में की थी। किसमें? देखो ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूज करता है, आप एक ही वैज्ञानिक का नाम याद करके चले आओगे। ठीक है, अब ये नहीं पता है आपको उसने पादप कोशिका में की है जंतु कोशिका में, यही से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो राइबोसोम की खोज जो की है वो रॉबिन्स और ब्राउन ने पादप कोशिकाओं में की है, जबकि जी.ई. पेलाडे, क्या नाम है? जी.ई.
पेलाडे। जीई पेलाडे ने जो खोज की है राइबोसोम की, वो किसमें की है दोस्तों? जंतु कोशिका में की है। किसमें की है? जंतु कोशिका में इसकी खोज की है। तो ये मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को आप रट्टा मारो सबसे पहले राइबोसोम के अंदर, क्योंकि राइबोसोम में पूछे जाने वाला पॉइंट एक बिल्कुल बनता है खोजकर्ता का नाम, कि राइबोसोम में पादप राइबोसोम की खोज किसने की थी? रॉबिन्सन ब्राउन ने। ठीक है, जबकि जंतु कोशिका के अंदर राइबोसोम की खोज किसने की थी? जीई पेलाडे के द्वारा की गई थी। पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, राइबोसोम के अंदर क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंथेसाइज होती है प्रोटीन। क्या होती है? सिंथेसाइज होती है प्रोटीन इसके अंदर। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री बोल दो, प्रोटीन की थैली बोल दो, प्रोटीन का भंडार बोल दो। तो मतलब प्रोटीन जो पाई जाती है वो कहां पर पाई जाती है? सबसे ज्यादा राइबोसोम में पाई जाती है। और ये राइबोसोम जो होते हैं वो छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में, छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में ये किसके ऊपर लगे हुए होते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे हुए होते हैं। जैसे कि आपको ये छोटे छोटे से रेड 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 इसके ऊपर बिंदु से दिख रहे हैं, ये सब के सब एक्चुअल में है क्या? राइबोसोम है। तो मेरे ख्याल से राइबोसोम भी आपको क्लियर हो गया कि राइबोसोम क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी, और इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होना। क्लियर हो गया। इसी के साथ साथ मैं आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी बात ही कर लेता हूं साथ में। देखो, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है दोस्तों, ये दो तरीके से घिरा हुआ होता है। ये दो तरीके से घिरा हुआ होता है। एक तरफ तो ये घिरा हुआ होता है कोशिका झिल्ली से। किससे घिरा हुआ होता है? कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ होता है। दूसरी तरफ ये घिरा हुआ होता है कोशिका कला से। कोशिका कला यहाँ पर इस वाले पार्ट को बोला गया है, जबकि कोशिका झिल्ली इस वाले पार्ट को बोला गया है। और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो पार्ट्स में बटा हुआ होता है। इसमें एक पार्ट होता है रफ पार्ट। रफ को आप कैसा बोलोगे? जो पार्ट कैसा हो, एक तरीके से रफ का तो रफ ही मतलब है, मतलब ये चिकना ना हो। ठीक है, रफ पार्ट। और दूसरा जो पार्ट होता है वो कैसा होता है? चिकना होता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो पार्ट्स में होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और चिकना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये वाली बात इसमें आपको याद रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका काम क्या होता है? इसका मेन इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो होता है केंद्रक के अंदर खनिजों को पहुंचाना। ठीक है, केंद्रक के अंदर जो खनिज पहुंचते हैं, जो मिनरल्स पहुंचते हैं, वो किसके थ्रू पहुंचते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर के द्वारा पहुंचते हैं। जैसे साल्ट हो गया, जैसे वाटर हो गया, जैसे इसका और भी बहुत सारे खनिज इसके अंदर होते हैं, प्रोटीन वगैरह हो गई। तो थोड़ा मोड़ा करके सारी चीजें जो पहुंच रही हैं मिनरल्स के रूप में, वो इंडोप्लाज्मिक के द्वारा न्यूक्लियस में पहुंचती हैं। तो मेरे ख्याल से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्लियर हो रहा होगा। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक खास बात है कि इसके ऊपर जो लगे हुए होते हैं पॉइंट पॉइंट, वो क्या होते हैं? तो राइबोसोम किसके पास होते हैं? ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लिया गया है। आपको पूछ दे देगा कि बताइए राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके पास होते हैं या किस पर होते हैं? ऐसे दे देगा किस पर होते हैं। ऑप्शन देगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन दे देगा गोल्जी कॉइल, ऑप्शन दे देगा लाइसोसोम, ऑप्शन दे देगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आंसर क्या होगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मेरे ख्याल से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर हुआ, राइबोसोम भी क्लियर हुआ, गोल्जी कॉइल भी क्लियर हुआ। समझ में आ रही है बात यहाँ पर? अब यहाँ पर जो रह गया वो रह गया आपका लाइसोसोम। देखो, ये लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम, देखो इसकी सबसे पहले हम खोजकर्ता का नाम जानेंगे। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? डी डुबे के द्वारा की गई थी। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? डी डुबे के द्वारा की गई थी। इसकी जो आकृति होती है वो गोल गोल जैसी होती है। इसका जो फिगर होता है वो कैसा होता है? गोल होता है। और इसकी जो गोल आकृति है ये एकहरी झिल्ली से घिरी हुई होती है। सिंगल मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ होती है। ठीक है, तो ये सिंगल मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ होती है। और इसका लाइसोसोम का जो वर्क होता है इसको बोलते क्या है? एक्चुअल में पाचन तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र इसको बोलते हैं। देखो, क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है कि सेल के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम किसको बोला जाता है? ठीक है, या डाइजेस्टिव प्लेस किसको बोला जा सकता है? ये पेपर में आ सकता है। तो आंसर याद रखना कि डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो पार्ट बोला जाता है सेल के अंदर, वो किसको बोला जाता है? लाइसोसोम को बोला जाता है। जो इसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट को बोलते हैं रेलिक्ट, मतलब बचे हुए बेकार पदार्थ होते हैं, ये इनको निकालकर बाहर कर देता है।
और ये भोजन का जो पार्ट होता है लाइसोसोम, भोजन के रूप में या बैक्टीरिया के रूप में जो पार्ट होता है उसके टुकड़े टुकड़े कर उसको क्या कर देता है, पचा देता है, ठीक है, डाइजेस्टिव कर देता है। तो मेन फंक्शन यहां पर एक तो ये निकल के आया कि ये डाइजेस्टिव भी कर सकता है खाने को, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर क्या होती है, मेटाबॉलिज्म जो होता है, अगर मेटाबॉलिज्म के कार्य में व्यवधान आ जाए तो उस व्यवधान के कारण क्या होता है, जो सेल होते हैं इसके अंदर, ध्यान से सुनना, मेटाबॉलिज्म के कार्य में अगर व्यवधान आ जाए, उसमें व्यवधान हो जाए तो इसके अंदर के जो सेल होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जब वो सेल या तो डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर एक तरीके से उनकी डेथ हो जाए, उनकी डेथ होने या उनके क्षतिग्रस्त होने से लाइसोसोम की जो थैली होती है वो क्या हो जाती है, फट जाती है। क्या हो जाती है, फट जाती है। तो इसका मतलब ये होता है यहां पर कि इसके अंदर की जो कोशिका है, इसके अंदर जो कोशिका है वो इसी के अंदर मर जाती है। इसके अंदर की जो कोशिका है, इसके अंदर का जो सेल है वो इसी के अंदर मर जाता है। जब इसका सेल इसी के अंदर मर जाता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आत्महत्या, हत्या की थैली इसको बोला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आत्महत्या की थैली किसको बोला जाता है, लाइसोसोम को बोला जाता है, या इंग्लिश में बोलेंगे तो सुसाइडल बैग बोला जाएगा। क्या, सुसाइडल बैग इसको बोला जाता है। ये इंग्लिश में याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आत्महत्या की थैली किसको बोला जाता है, पाचन तंत्र किसको बोला जाता है, लाइसोसोम को। मैं देखो बहुत फैक्चुअल वाले पॉइंट यहां पर बताई देता हूं आपको जल्दी जल्दी। इसके अलावा प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है और प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोला जाता है, राइबोसोम को बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा यातायात प्रबंधक और ट्रैफिक पुलिस किसको बोला जाता है, गोल्जी कॉइल को बोला जाता है। इसके अलावा केंद्रक में जो खनिज पदार्थ पहुंचते हैं वो किसके द्वारा पहुंचते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा पहुंचते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो बिंदु लगे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम किसके पास होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है। मेरे ख्याल से समझ में आ होगा आपको, क्लियर। इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है आपका जीवद्रव्य। जीवद्रव्य को बोलते हैं हिंदी में प्रोटोप्लाज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। जीवद्रव्य की खोज किसने की थी, ये पेपर में बहुत आता है, ठीक है। तो पहले आप हेडिंग डालो यहाँ पर जीवद्रव्य, एक दो पॉइंट है इसमें भी। जीवद्रव्य की खोज किसने की थी, ये पेपर में काफी बार आता है। और जीवद्रव्य की खोज की थी पुरकिंजे ने। किसके द्वारा, पुरकिंजे के द्वारा इसकी खोज की गई थी। पहले तो ये याद करो यहाँ पर कि इसकी खोज किसने की थी, पुरकिंजे ने इसकी खोज की थी। दूसरा पॉइंट ये जो होता है, इसके देखो जीवद्रव्य है क्या, जिस इसके अंदर, इस कोशिका के अंदर जितना भी द्रव भरा हुआ है, ये सारे के सारा आप देख पा रहे हो, ये सब क्या है, जीवद्रव्य है, ठीक है। इसके अंदर जो भरा हुआ है, पॉइंट पॉइंट छोटे छोटे जितने भी पॉइंट कर रखे मैंने रेड से, वो सब के सब क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। ये जो जीवद्रव्य होता है ये रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, लसलसा होता है, चिपचिपा होता है और गाढ़ा होता है। कैसा होता है, रंगहीन होता है, कलरलेस, लसलसा, चिपचिपा और गाढ़ा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात जीवद्रव्य की क्या याद रखते हैं, इसको जीवन का आधार कहा जाता है। जीवन का आधार किसको कहा जाता है दोस्तों, जीवन का आधार किसको कहा जाता है, जीवद्रव्य को कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये आपको कंफ्यूज किसके द्वारा करेगा, न्यूक्लियस के द्वारा करेगा। आपसे पूछेगा जीवन का आधार क्या होता है, आप केंद्रक आंसर मत लगा के आ जाना, गलत हो जाएगा। केंद्रक गलत हो जाएगा, आंसर क्या होगा दोस्तों, जीवद्रव्य होगा। तो मेरे ख्याल से वाली बात आपको क्लियर हो रही है। जीवन का आधार किसको कहा जाता है, जीवद्रव्य को कहा जाता है, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक को बोलते हैं साइटोप्लाज्म और एक को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटो नहीं बोलते, ल्यूकोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म और ल्यूकोप्लाज्म ये दो प्रकार के होते हैं। ल्यूकोप्लाज्म में क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं, पिछली वाली में देख लेना है। तो मेरे ख्याल से जीवद्रव्य भी क्लियर हुआ, ये भी क्लियर हुआ, सारे पॉइंट यहां से यहां तक के क्लियर हो गए। एक छोटा सा पॉइंट और रह गया आपको, वैक्यूल। क्या रह गया, वैक्यूल। देखो वैक्यूल का जो फिगर है कुछ इस तरीके का फिगर होता है यहाँ पर इसका, ठीक है। वैक्यूल के अंदर जो भरा होता है वो द्रव भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है, द्रव। जो द्रव इसके अंदर भरा हुआ होता है ये इसे कठोरता प्रदान करता है। क्या करता है, कठोरता प्रदान करता है। और काफी इंपॉर्टेंट बात यह है वैक्यूल की कि जितने भी जरूरत वाले मिनरल्स होते हैं, जितने भी जरूरत वाले खनिज होते हैं सेल के लिए, वो सारे के सारे खनिज आपको कहां मिलने वाले हैं, वैक्यूल में मिलने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट है।
जैसे अमीनो एसिड्स हो गया या प्रोटीन हो गया या काफी सारे इसके अंदर मिनरल्स होते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो आपको कहां पर मिलेंगे, वैक्यूल के अंदर पाए जाएंगे। तो मेरे ख्याल से वैक्यूल भी समझ में आ गया आपको, और बाकी सारी क्लासेस में आपको माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह पिछली क्लास में समझा चुका था। तो सेल से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे वो क्लियर हो चुके हैं आपके। देखो एक पॉइंट और मैं आपको यहां पर डिस्कस कर लेता हूं, जैसे मैं किसके बारे में बताने वाला था आपके लिए, प्लास्टिड्स हो गया, आपका गोल्जी कॉइल हो गया। हाँ, एक पॉइंट और है जिसको हम बोलते हैं तारक काय। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, तारक काय। ठीक, एक पॉइंट और नोट कर लो आप, तारक काय, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तारक काय और नोट कर लो, इसको सेंट्रोसोम कहते हैं हिंदी में, तारक काय। लास्ट में जाते जाते और ये और करा देता हूं, पेपर में आ जाता है। इसको सेंट्रोसोम कहते हैं, सेंट्रोसोम कह देते हैं। इसकी खोज काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो खोज की थी दोस्तों वो की थी बोबेरी ने। किसके द्वारा, बोबेरी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये लिख लेना यहां पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है सबसे ज्यादा कि जो तारक काय होता है, जो सेंट्रोसोम होता है, ये पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ किसमें पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट थिंग्स रहेगी। ठीक है, ठीक, पहला पॉइंट इसमें क्या है, इसकी खोज बोबेरी ने की थी, ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके ऊपर जो तारकाय होता है कुछ इस तरीके का तारकाय होता है, इसके ऊपर ऐसे करके डबल या सिंगल में इसके ऊपर जो कण लगे होते हैं, इन कणों को सेंट्रियोल बोलते हैं। आपसे अगर पूछेगा सेंट्रियोल किसमें पाए जाते हैं, बस इतना याद कर लो, सेंट्रियोल किसमें पाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल पाए जाते हैं। देखो इसमें समसूत्री विभाजन में ये ध्रुव का निर्माण करता है। चलो समसूत्री विभाजन में ही बताऊंगा तारकाय का क्या निर्माण होता है। वैसे ध्रुव का निर्माण करता है समसूत्री विभाजन के अंदर। तो तारकाय के बारे में इतनी बात याद रखना, बोबेरी ने खोज की, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। और इसमें सेंट्रियोल के रूप में एक दो कण जो होते हैं, एक कण या दो कण इसके ऊपर, उसे हम सेंट्रियोल कहते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। सेल से, सेल की मैंने 2 क्लास कराई है, दोनों ही क्लास इंपॉर्टेंट है। बच्चों जरूर देख लेना, आप लोग जितनी भी क्लासेस करा रहा हूं बायोलॉजी की सब देखना, मैं गारंटी दे रहा हूं पेपर में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लगा लेना क्वेश्चन, ठीक है, जितने भी आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो आप लगा के देखना, आपको काफी हेल्प मिलेगी और सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। चलो चैनल को जरूर आप शेयर करते रहो, वीडियो को भी शेयर करते रहो और जरूर बताओ कैसी लग रही है वीडियो। काफी कम व्यूज है, लाइक कमेंट भी बहुत कम है। चलो मैं आपसे विदा लेता हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर।